गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल मिलता है। शायद पंकज, शायद बेटा टाइम टेबल चेक करते रहे। मुझे आइडिया नहीं है, टाइम टेबल चेक करते रहे। मैं भी टाइम टेबल क्लास के पहले मॉर्निंग में चेक करता हूं, मतलब उस दिन मॉर्निंग, तो अभी मुझे आइडिया नहीं, हो सकता हो। ऑल राइट, चलिए शुरू करें क्या। तो सबसे पहले आपके सामने क्लास का होमवर्क लिखा है और इसे आप नोट कर लीजिएगा बाद में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग बात करेंगे ईसीएस पर, तो उसके सवाल आज जरूर मॉड्यूल से लगा लेना है ना। बाकी कुछ करो नहीं करो, वैसे सभी करना, वो तो आपको पता ही है, रिवाइज करना ही करना है। फिर भी किसी कारण से कुछ बच्चे बहाने करें, ये है वो है, तो कुछ करो नहीं करो, एटलीस्ट ईसीएस के प्रॉब्लम मॉड्यूल से जरूर लगा लेना। ठीक है, ये जरूर है, मस्ट है, और आज ही लगा लेना। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। तो मैंने आपसे कहा कि आपके सामने जो ये इमेज है, जिसमें सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आईयूपीएसी कहता है अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसे हम एसआरपी में ही मेजर करें और उसी के फॉर्म में लिखें। तो ये जो ईसीएस आपके सामने लिखी है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जिसमें उन्होंने एसआरपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, मतलब फ्लोरीन का एसआरपी है 2.87 और लिथियम का एसआरपी है -3.05। सबसे ज्यादा एसआरपी फ्लोरीन का और सबसे कम एसआरपी लिथियम का। इसमें कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं और इन सेलेक्टेड एलिमेंट का एसआरपी दे रखा है। यही ईसीएस है। जब हम ईसीएस पढ़ेंगे तो ईसीएस पढ़ने के पहले कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या? ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सभी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्वस सॉल्यूशन में वैलिड है। साथ ही साथ जब हम ईसीएस पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहूंगा मेटल का हुआ ऑक्सीडेशन। जब मैं कहूं मेटल का हुआ ऑक्सीडेशन तो हाँ, एम से एमएन प्लस ही बनेगा। लेकिन अगर कभी कहा गया मेटल रिड्यूस हो रहा, तो याद रखिएगा मेटल का कभी रिडक्शन नहीं होता, एम से कभी एमएन माइनस नहीं बनता। जिसका रिडक्शन होता है वो मेटल का आयन होता है। मतलब अगर कभी मेटल के रिड्यूस होने की बात करेगा तो समझ जाना एमएन प्लस से एम की बात कर रहा। सवाल में लिखा नहीं होता, आपको ये खुद से समझना पड़ता है कि मेटल का रिडक्शन नहीं होता, रिडक्शन मेटल आयन का होता है। इन द सेम वे अगर कभी हम बात करें नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल है वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के आयन हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन कभी नॉन मेटल का नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नॉन मेटल के आयन का होगा। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें दिमाग में लेके चलना होगा जब हम ईसीएस पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो ईसीएस दे रखी है, जिसमें एसआरपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हम इसे याद करने के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम हमारी ईसीएस बना लेते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा हम हमारी ईसीएस बना लेते हैं। ये कहने का मतलब है कि हम जो ईसीएस पढ़ रहे हैं उसे हमने अपनी सुविधा के अनुसार अरेंज किया है। लेकिन अगर कभी पोजीशन बेस्ड सवाल आता है, अगर कभी आपसे कहता है ईसीएस बेस्ड सवाल, तो याद रखना उस समय जो पोजीशन होगी वो एनसीईआरटी की ही मानी जाएगी। क्लियर? मतलब किसी प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन होने पर जैसा उन्होंने लिखा हुआ है उसे ही हम सही मानेंगे। क्लियर? तो चलो आपके सामने ये जो ईसीएस लिखी है इसको हम याद करते हैं। अपने एनसीईआरटी में जो ईसीएस थी उसको हमने उल्टा कर दिया। मतलब इन्होंने एसआरपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था, हमने एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया। तो आज से जब भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जब भी मैं बोलूंगा ईसीएस, तो हमारी ईसीएस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होगा एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? जिसमें सबसे ऊपर है लिथियम और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन। इसे याद करना बहुत आसान है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसकी मदद से आप इसे याद कर सकते हैं। हमें पोजीशन याद करना है, हमें वैल्यूज नहीं याद करना है। राइट? सबसे ऊपर है लिथियम, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ले कर बारात, लेकर बारात
बीच में आता है स्ट्रोंशियम, राइट, जो यहां नहीं दिया है, तो यहां लिख देता हूं मैं, लेकर बारात सर की कार, लेकर बारात सर की कार। तो लेकर यानी कि लिथियम, कर यानी कि पोटेशियम, बारात बैरियम, सर स्ट्रोंशियम, और कार बोले तो कैल्शियम। लेकर बारात सर की कार, ना मागो अली महान, ना मागो अली महान। उसके बाद ये जो वाटर है इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है। तो ऐसे, लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, फिर पानी पियो पानी पियो पानी पियो, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, फिर उसके बाद जो कार फेंक दो, जो कार फेंक दो, फेंक दो नहीं फेंक दो, जो कार, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए फेंक दो, जो कार फेंक दो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सुनो प्रभात है, कोई नहीं, सुनो प्रभात है, सुनो प्रभात है, जो कार फेंक दो, कोई नहीं, सुनो प्रभात है। यहां पर आ गया हाइड्रोजन। बच्चों, ये जो आपको सीक्वेंस बताया जा रहा, ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे कम एसआरपी लिथियम का, और फिर हम कहां पहुंच चुके, हाइड्रोजन पे। अब ये जो नीचे लिखे हाइड्रोजन के नीचे, उनको याद करने का तरीका है छापा। क्या तरीका है, छापा। छापा बोले तो CHA, ठीक है, थोड़ा स्पेस में लिख देता हूं मैं, छापा। तो छापा का मतलब हो गया CHAPA, क्लियर, ये हो गया छापा। सी का मतलब हो गया कॉपर, एच का मतलब हो गया Hg, ए का मतलब हो गया Ag, ई का मतलब हो गया प्लैटिनम, ए का मतलब हो गया गोल्ड। अब जो 17th ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, तो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन्हें हमें नीचे से लिखना है। कैसे, नीचे से लिखना स्टार्ट करो, फ्लोरीन, फिर बीच में स्पेस है क्लोरीन, फिर बीच में स्पेस है ब्रोमीन। बस याद रखना Hg और Ag के बीच में नहीं लिखना, ठीक है। तो Hg और Ag साथ साथ, मतलब हाँ जी Ag साथ साथ है, इनके बीच में नॉन मेटल नहीं आएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर यहां आएगा आयोडीन। क्लियर, ये जो आपके सामने लिखा है छापा, और फिर नीचे से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपके सामने लिखा है, ये ईसीएस का पूरा सीक्वेंस है, जिसे हमने एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा है। बच्चों को इसे कई तरीके से याद होता है, आपको जैसे याद है उसे याद रखना। अगर इतने एलिमेंट्स नहीं याद है तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना। कोई बाउंडेशन नहीं कि ऐसे ही याद रखना है, लेकिन हाँ इसे याद जरूर करना है, पोजीशंस को याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे सामने सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन। मैं आपसे अभी कुछ सवाल पूछूंगा, आपको हाँ या ना जवाब में ना में जवाब देना है, ठीक है। हमने हमारी जो ईसीएस बनाई उसमें एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ या ना में जवाब देना है। हमने जो हमारी ईसीएस बनाई उसमें एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी में जो ईसीएस है हमारी ईसीएस से उल्टा है, बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी में जो ईसीएस है हमारी ईसीएस से उल्टा है, बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी में जो ईसीएस है उसमें एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनसीईआरटी में जो ईसीएस है उसमें एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, उसमें एसआरपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमने हमारी जो ईसीएस बनाई उसमें एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब सबसे कम एसआरपी है लिथियम का हमारी ईसीएस में, अब हमारी इस बात चल, सबसे कम एसआरपी है लिथियम का, सबसे कम एसआरपी है लिथियम का, राइट। सबसे कम एसआरपी है लिथियम का, सबसे ज्यादा एसआरपी है फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा एसआरपी है फ्लोरीन का। जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। ताकत बोले तो पोटेंशियल, जिसका जो वाला पोटेंशियल ज्यादा वो वही होना चाहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिड्यूस होना चाहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम तो रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। कोई अपने आप रिड्यूस नहीं होता, कोई अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर ये एक इलेक्ट्रोड है तो ये अपने आप रिड्यूस नहीं होगा, अगर ये इलेक्ट्रोड है तो ये अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रोड किसी दूसरे के कंपैरिजन में उसको देख के कभी ऑक्सीडाइज तो कभी रिड्यूस होता है। इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा
वो रिड्यूस होना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो दूसरा वाला मजबूरी में उसे इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि वो ऑक्साइड होगा। जिसकी जो ताकत ज्यादा वही होना चाहेगा ज्यादा। दिस इज द प्रिंसिपल टू स्टडी ईसीएस। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ेंगे तो इसी प्रिंसिपल को जहन में लेके चलेंगे कि जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। कोई अपने आप में रिड्यूस नहीं होता, कोई अपने आप में ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये सब कुछ एक दूसरे के कंपैरिजन में होता। जिसका अगर इसे हम ऐसे समझे कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए और एक दूसरा एलिमेंट है बी, राइट। अब ए और बी एलिमेंट है, इन दोनों का एसआरपी लेट से दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो आपको पोजीशन से सोचना पड़ेगा कि कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है। अगर हमें एसआरपी नहीं दिया है तो हमें पोजीशन से सोचना पड़ेगा कि नीचे कौन है। जो हमारी ईसीएस में नीचे है उसका एसआरपी ज्यादा है, जो हमारी ईसीएस में कम है उसका एसआर, जो हमारी ईसीएस में ऊपर है उसका एसआरपी कम है, राइट बच्चों। तो लेट्स से ए और बी का हमें एसआरपी दे रखा है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर कुछ नहीं बोला जाता, अगर कुछ नहीं लिखा जाता, किसी प्रकार का हिंट नहीं दिया जाता, तो एज पर आईयूपीएसी रिकमेंडेशन वो केवल एसआरपी ही लिया जाता। मतलब अगर ए और बी का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि एसआरपी दिया है लेट से -1 वोल्ट, लेट से -2 वोल्ट, तो बच्चों आप मुझे बताओ किसका एसआरपी ज्यादा। आप मुझे बताओ किसका एसआरपी ज्यादा, ए का एसआरपी ज्यादा कि बी का एसआरपी ज्यादा, किसका एसआरपी ज्यादा। हाँ ये दोनों ही माइनस है पर कंपैरिजन अभी इन दोनों में हो रहा है, राइट। तो आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, सर ए का एसआरपी ज्यादा। एसआरपी ज्यादा मतलब कौन सी ताकत ज्यादा, रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा। तो मेरा अगला सवाल है, कल को अगर हम सेल बनाने बैठे, अगर कल को हम बैटरी बनाने बैठे और हमने इलेक्ट्रोड लिया ए, हमने इलेक्ट्रोड लिया बी, तो बताओ कैथोड कौन बनेगा। तो बताओ कैथोड कौन बनेगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां पर होगा, किसका होगा, सर जिसकी रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा। किसका एसआरपी ज्यादा है, ए का, तो रिडक्शन किसका होगा, ए का। बोले तो जो ए होगा वो कैथोड होगा और जो बी होगा वो एनोड होगा। क्लियर। तो बच्चों ये जो हमारी ईसीएस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, जिसे हमने एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखा है, एसआरपी की वैल्यूज के बेसिस पर हम कैथोड एनोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मात्र यही नहीं, हम बहुत सारी बातों पे कमेंट कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब मैं आपको ये एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूंगा तो उसी एक प्रिंसिपल पे हम चल रहे होंगे, और वो प्रिंसिपल है जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, राइट। तो बच्चों सबसे पहला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब एक बार में ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, एक बार रिड्यूसिंग पावर बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस करने की पावर। यही शब्द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अपन ने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एजेंट है उसका, जैसे एलआईसी एजेंट, तो उसका एजेंट है मतलब वाला काम कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला। क्लियर बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर। तो दूसरे को क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा कहने का मतलब है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा। भाई उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, तभी तो बगल वाला ऑक्सीडाइज हुआ और वो खुद क्या हो रहा, रिड्यूस। इन द सेम वे रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करने वाला, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, सर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला खुद रिड्यूस होने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जो सबसे पहले रिड्यूस होगा। सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा कि जिसका एसआरपी कम होगा। सर जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसआरपी जिसका होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दिस क्लियर। बच्चों हमारी ईसीएस में
सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? हमारी ईसीएस में सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? सबसे नीचे कौन है? हमारी ईसीएस में एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर कम एसआरपी है, नीचे ज्यादा एसआरपी है। सबसे नीचे कौन आया था? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा रिड्यूस हुई ताकत किसकी? फ्लोरीन की। मतलब अगर कभी आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे या आप फ्लोरीन को इलेक्ट्रोड बनाओगे तो गारंटी है फ्लोरीन पहले रिड्यूस होगा, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अपन यहां से एक रूल बना लेते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो एसआरपी के प्रोपोर्शनल है। एसआरपी के प्रोपोर्शनल है यानी एसओपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी प्रिंसिपल पे हम चल रहे हैं, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, राइट। इन द सेम वे आओ बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की। तो आपको मुझे बताना है रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या? रिड्यूसिंग पावर का मतलब सर दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। खुद ने क्या होना है? ऑक्सीडाइज। तो खुद कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीडाइज होने की। मतलब एसओपी ज्यादा होना चाहिए, मतलब एसआरपी कम होना चाहिए। मतलब एसओपी ज्यादा होना चाहिए, मतलब एसआरपी कम होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग पावर है वो एसओपी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या एसआरपी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो क्या ये सोचने में आपके दिमाग को जोर पड़ रहा है कि ये बहुत आसानी से आपको एक्सेप्ट हो रहा है? जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले अपन मेटल की रिएक्टिविटी को समझते हैं। मेटल का स्वभाव क्या होता है? जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन देने का, राइट। अब जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि जो मेटल जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब एम मेटल अगर किसी दूसरे वाई मेटल की तुलना में, है ना, किसी दूसरे वाई मेटल की तुलना में लेट्स से उसने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो हम कहेंगे जो एम है वो वाई से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब है कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा। जो मेटल जितना ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? तो एक बात बताओ, मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीडाइज होने में है कि रिड्यूस होने में है? मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीडाइज होने में है कि रिड्यूस होने में? ऑक्सीडाइज होने में। तो ऑक्सीडाइज होना है तो कौन सी ताकत ज्यादा होना है? एसआरपी ज्यादा कि एसओपी ज्यादा? ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन ज्यादा? एसआरपी ज्यादा कि एसओपी ज्यादा? एसआरपी ज्यादा कि एसओपी ज्यादा? बहुत सही। तो कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? एसआरपी। तो कौन सी ताकत कम होनी चाहिए? कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? एसओपी। तो कौन सी ताकत कम होनी चाहिए? एसआरपी। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। तो अपन देखते हैं जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो एसओपी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एसआरपी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों मेरा अगला सवाल है, हमारी ईसीएस में, राइट, हमारी ईसीएस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सबसे कम एसआरपी किसका है? हमारी ईसीएस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? बोलो बच्चों, हमारी ईसीएस में, है ना, इन आर ईसीएस, राइट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज लिथियम। मेरा अगला सवाल है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी ईसीएस में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल घटेगी कि बढ़ेगी? ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। क्यों सर? ऊपर से नीचे आने पे एसआरपी बढ़ रहा है, रिड्यूस होने की ताकत बढ़ रही है, तो वो रिड्यूस होने की ताकत बढ़ रही है ना कि ऑक्सीडाइज होने की ताकत बढ़ रही है। लेकिन एनसीईआरटी वाली ईसीएस में शायद इंक्रीजेस, एनसीईआरटी वाली ईसीएस में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल शायद इंक्रीजेस। बोलो हाँ या ना? एनसीईआरटी वाली ईसीएस में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। बोलो बच्चों। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले अपन नॉन मेटल के स्वभाव को समझते हैं। जैसे मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन देने का, वैसे नॉन मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। जैसे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा, सर रिएक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में है ना? बेटा मैंने ईसीएस शुरू करने के पहले ही कह दिया था तीन बातें जो आपको दिमाग में रखना है। हेलो सब लोग सुन लो, एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा, सर रिएक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में है ना? भैया मैंने पहले ही बता दिया था हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में है। सुनते नहीं हो क्या? ध्यान से सुना करो। खैर
सारी बातें एक्वस सॉल्यूशन में ही चल रही केवल। जी हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था, तो वो बार बार नहीं आना चाहिए यार। ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। ये बताओ, रिडक्शन होना है तो जिस नॉन मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, बोलो हाँ या ना। जिस नॉन मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, बोलो हाँ या ना। एसआरपी जितना ज्यादा, नॉन मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव। मेरा आपसे सवाल है, हमारी ईसीएस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? हमारी ईसीएस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन। हमारी ईसीएस में नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है कि घटती है? हमारी ईसीएस में रिएक्टिविटी नॉन मेटल की ऊपर से नीचे बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है कि घटती है? कुछ बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, वैसे लिख रहे हैं घटती है, कुछ बढ़ती है घटती है, क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे आने पर यार, ऊपर लिथियम है नीचे फ्लोरीन, कॉमन सेंस लगा लो। कौन नॉन मेटल है? लिथियम नॉन मेटल है क्या? यार क्या करते हो बेटा, आई लिख देते तो भी मैं इंक्रीजेस मान लेता, पूरा अच्छे से लिखते हो, डिक्रीजेस, DECREA। ओके, तो लिथियम है और ये फ्लोरीन है, तो नीचे नॉन मेटल है, तो ऊपर से नीचे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ऑलराइट, ओके। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट कंसेप्ट अपने सामने है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा सुनिएगा। इमेजिन करो हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, सुन रहे हो ना बच्चों? इमेजिन करो ये डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड है यानी कि यहाँ पर H प्लस है, राइट? हमें H प्लस से H2 बनाना है, तो बच्चों H प्लस से H2 बनाना है, तो H प्लस का क्या हो रहा है? रिडक्शन। +1 से कहां गया? 0। अगर H प्लस से H2 बनाना है यानी कि अपने को हाइड्रोजन को रिड्यूस कराना है। क्लियर? तो थोड़ा सवाल को समझिएगा। H प्लस से H2 बनाने का मतलब है कि इसे कराना है रिड्यूस, तो मतलब इसने रिड्यूस तब होगा जब ये करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तब करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन तब देगा जब कोई इसके पहले ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा। क्लियर? अगर डाइल्यूट एसिड से, अगर एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस बनाना है, ये कहने का मतलब है H प्लस से H2 बनाना है, ये कहने का मतलब है उसे रिड्यूस कराना है, ये कहने का मतलब है किसी दूसरे ने ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन से H2 गैस बनाएंगे? तो सर ये वो एलिमेंट होंगे जो इसको रिड्यूस कराएंगे, ये वो एलिमेंट होंगे जो इसके पहले ऑक्सीडाइज होंगे। तो इसके पहले ऑक्सीडाइज कौन होंगे? हमारी ये ईसीएस है, सबसे ऊपर लिथियम है, फिर बीच में पानी है, फिर हाइड्रोजन है, और फिर छापा की कहानी, लास्ट में फ्लोरीन है। बच्चों ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी बढ़ता है। हाइड्रोजन के ऊपर जो है इनका एसआरपी कम है, राइट? और हाइड्रोजन के नीचे जो है इनका एसआरपी ज्यादा है। तो आप सब मुझे ये बताओ, जो एसआरपी ज्यादा वाले हैं वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे, जिनका एसआरपी कम है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है, खुद नहीं, हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है। तो खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिनका एसआरपी कम है। एसआरपी कम है मतलब रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। यार कितना आसान है, राइट? तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है, राइट, मेटल्स अबव हाइड्रोजन displaces H2 from dilute acid solution. Metals above hydrogen displaces H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। हाँ, ये बात अलग है कि जो जितना ऊपर है उतना जल्दी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। मतलब जो सबसे ऊपर है दे विल रिप्लेस फास्टर, दे विल डिस्प्लेस फास्टर, जो नीचे है थोड़ा धीरे करेंगे। क्लियर? तो इसे एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जिंक प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2 क्या ये बनेगा? ये दो रिएक्शन दे रखी, अभी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आएगी, इन रिएक्शन को सही नहीं मान लेना, अपना लॉजिक लगा के पता करना कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। जैसे रिएक्शन नंबर 1 क्या होगी, क्या होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या जिंक एसिडिक सॉल्यूशन से H2 गैस को रिलीज करेगा? का मतलब ये है क्या जिंक हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होगा? का मतलब ये है जिंक यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, H यहाँ +1 है, यहाँ 0 है। क्या जिंक ऑक्सीडाइज होगा पहले? तो जिंक
H2 से पहले तभी ऑक्सीडाइज होगा जब जिंक का एसआरपी हाइड्रोजन से कम होगा। जब जिंक का एसआरपी हाइड्रोजन से कम होगा, और आप सब जानते हो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकर बारात सर की कार ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जो कार थे, तो जो मतलब जिंक, जो कार फेंक दो कोई नहीं सुनो प्रभात है। तो है हाइड्रोजन बाद में है, जो पहले है, यानी जिंक ऊपर है, यानी जिंक एसआरपी कम है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, यानी ये रिएक्शन होगा। इन द सेम वे अगली रिएक्शन है कॉपर प्लस H2SO4, राइट। तो कॉपर प्लस H2SO4 से रिएक्शन क्या होगी, का मतलब ये है क्या कॉपर हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो आप सबको पता है कि ECS में हाइड्रोजन के जस्ट नीचे का छापा यानी कि कॉपर, तो कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, मतलब कॉपर रिड्यूस होएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कराना है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस तभी होगा जब कोई ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर क्योंकि नीचे है, तो नीचे होने की वजह से, नीचे होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं, वो रिड्यूस होगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ऑलराइट, तो दोनों रिएक्शन सही हैं। इसी प्रकार से हम कई सारे एप्लीकेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे सामने है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना है, मतलब एक को दूसरे से हटाना है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? नंबर 1, लाइक लाइक को डिस्प्लेस करता है, लाइक लाइक को डिस्प्लेस करता है, मतलब मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 ये होता है, जो ताकतवर होता है ना, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब अगर मेटल का मेटल से डिस्प्लेसमेंट है, तो जो ज्यादा ताकतवर मेटल है वो कमजोर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जिस मेटल का एसआरपी बहुत कम है वो ज्यादा एसआरपी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब अगर नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब नॉन मेटल को डिस्प्लेस तभी करेगा जब एक नॉन मेटल ताकतवर हो, एक नॉन मेटल कम ताकतवर हो। ताकत का मतलब है पोटेंशियल। नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन लेने में है। नॉन मेटल का एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। जिस नॉन मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा होगा वो उतना रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो अपन क्या कहेंगे? ज्यादा एसआरपी वाला नॉन मेटल कम एसआरपी वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल में क्या बोलेंगे? कम एसआरपी वाला मेटल ज्यादा एसआरपी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसे ऐसे समझते हैं। इमेजिन करो हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन है कॉपर प्लस 2AgNO3 से रिएक्शन दे रखी है। मतलब इसे समझो, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर कॉपर है +2, यहां पर सिल्वर है +1, यहां पर सिल्वर है 0। मतलब कॉपर से बना कॉपर +2 ऑक्सीडाइज और Ag प्लस से बना Ag रिड्यूस। क्या कॉपर सिल्वर के पहले ऑक्सीडाइज होगा? क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा? तो कॉपर जब सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये रिएक्शन कहने का मतलब है क्या कॉपर सिल्वर के पहले ऑक्सीडाइज होगा। अगर कॉपर सिल्वर के पहले ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सिल्वर उसे एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा। तो कॉपर सिल्वर के पहले क्या ऑक्सीडाइज होगा? तो कॉपर सिल्वर के पहले तभी ऑक्सीडाइज होगा जब कॉपर सिल्वर से ऊपर होगा। बच्चों, जो ऊपर होते हैं वो ऑक्सीडाइज पहले होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो रिड्यूस पहले होते हैं। जो ऊपर होते हैं वो ऑक्सीडाइज पहले होते हैं, जो नीचे होते हैं वो रिड्यूस पहले होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कॉपर और सिल्वर की पोजीशन की, तो कॉपर और सिल्वर की पोजीशन है छापा, तो ये हो गया कॉपर, ये हो गया Hg, ये हो गया Ag, राइट। कॉपर और Ag की बात कर रहे हैं, तो ऊपर कौन है? कॉपर। नीचे कौन है? सिल्वर। तो कॉपर ऊपर है, तो जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होंगे, जो ऊपर है वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो क्या कॉपर ऑक्सीडाइज होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? होगा। मतलब ये रिएक्शन होगा। इन द सेम वे अगर हमने सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई होती तो क्या रिएक्शन होता? तो आप देख सकते हैं अब रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिल्वर नीचे है और जो नीचे है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। मेटल मेटल का डिस्प्लेसमेंट है, कैटायन कैटायन का डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो अपन देख सकते हैं कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, राइट। सिल्वर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है।
सिल्वर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की। ओके ओके बच्चों, ओके नहीं अर्पणा बेटा, ऐसा कैसे होगा, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने ऐसे लिख दिया, एक बच्चे का सवाल है सर, ज्यादा एसआरपी मतलब मोर निगेटिव, कैसी बातें कर रहे हो। ए बी सी डी, मैंने दे दिया एसआरपी, ए का दिया -1 -2 0 +2। बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू है ना देखनी है, सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है बताओ, सबसे ज्यादा कोई बता दे, सबसे बड़ी वैल्यू कहां है +2, तो ज्यादा का मतलब मोर निगेटिव क्यों होगा। डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स व्हेन थिंग्स आर सो इजी। आकांक्षा वही लिखा जो मैं समझा रहा था, ताकतवर कमजोर को हटा देता, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव मेटल स्लैश नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मेटल के साथ मेटल पढ़ो, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल पढ़ो। ये इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में समझा रहा था, ताकतवर कमजोर को हटा देता है, रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को हटा देता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव हटा देता है, वो इंग्लिश लिखा हुआ है बस। ओके ठीक है, समझ गया। ऑलराइट, तो अगला सवाल आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों में कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी रिएक्शन गलत है। दो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, इन दोनों में कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी रिएक्शन गलत है। पहली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, दूसरी होगी कि नहीं होगी। 2Ki प्लस Cl2 से बना 2KCl प्लस I2, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन का मतलब समझो पहले, यहां K प्लस है, यहां भी K प्लस है, अब यहां I माइनस है और यहां I2 है, तो I -1 से गया 0, -1 से गया 0, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं, I -1 से बना I2, मतलब क्या बना 0, यही तो हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब इस रिएक्शन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन Cl2 से Cl माइनस हो रहा है, राइट। ऐसा हो रहा, हमें चेक करना है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा ECS की पोजीशन से। तो चलो देखते हैं पोजीशन। पोजीशन अभी मैंने आपको बताया था, छापा बताया था क्या। तो सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन, बीच में H और A में गैप नहीं है। तो अब सबसे ऊपर कौन है, आयोडीन, नीचे कौन है, क्लोरीन। तो एसआरपी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। एसआरपी किसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिड्यूस होने की ताकत किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो कौन रिड्यूस होना चाहेगा, क्लोरीन। और कौन रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन। कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, आयोडीन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयोडीन। क्या ये रिएक्शन होगा, दौड़ते दौड़ते होगा। क्लियर। फिर आते हैं सेकंड पे, I2 प्लस 2KCl, क्या ये रिएक्शन होगा, तो देखते हैं। I2 प्लस 2KCl मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि जब ये रिएक्शन होगा तो I2 प्लस 2KCl मतलब क्या, 2Ki प्लस Cl2 बनेगा। कहने का मतलब ये है, क्या I2 -1 क्या 0 से -1 जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्या I2 का रिडक्शन होगा, क्या I2 का रिडक्शन होगा, क्या Cl2 का ऑक्सीडेशन होगा, क्या Cl माइनस से Cl2 बनेगा। तो देखते हैं पोजीशन, Cl2 नीचे है, अरे नीचे है तो उसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन थोड़ी है। तो सवाल कह रहा है क्या सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और आपके सामने लिखा है नो रिएक्शन। तो अपने को इस प्रकार से ECS के बेसिस पे बताना पड़ता है मेटल की रिएक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर। ECS में सबसे ऊपर है लिथियम, सबसे नीचे है फ्लोरीन हमारी ECS में, जो कि SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अभी इसे और पक्का करते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। आप सबके सामने एक सवाल लिखा है, जब कभी ऐसा सवाल आए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। जब कभी ऐसा सवाल आए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है, इसके पीछे वजह यह है कि बच्चे इसे केवल ओरली कर लेते हैं,
जरूरत ही नहीं पड़ती, बट जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए तो मैं सजेस्ट करता हूं, जब कभी ऐसा सवाल आए, जब कभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड हो, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया करो। मतलब सबसे कम एसआरपी किसका है, ए का, उसके बाद किसका है, सी का, उसके बाद किसका है, डी का, उसके बाद किसका है, बी का। देखो जैसे लिखा ना, तो जब आप ऐसा लिख लोगे ना तो सोचना आसान हो जाएगा। ये जब हम ऐसा लिख लेते हैं, ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, सबसे कम एसआरपी किसका है, ए का, सबसे ज्यादा एसआरपी किसका, बी का। वही वाली सिचुएशन तो हो गई, लिथियम से फ्लोरीन जैसा लिख लिया। अब सोचना समझना आसान हो जाता है सवाल को। ठीक है, तो सवाल आपसे कहता है, देन अरेंज दीज एलिमेंट्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइज करने की पावर, रिड्यूस करने की पावर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने को ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस लिखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, खुद ने रिड्यूस होना है। तो खुद रिड्यूस कौन होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका एसआरपी ज्यादा, राइट, वो खुद को करेगा रिड्यूस, दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज। तो जब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर विच इज प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, राइट, तो सबसे एसआरपी किसका है, बी का, तो आएगा बी, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। इन द सेम वे जब हम आते हैं रिड्यूसिंग पावर पर, तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना। तो खुद ऑक्सीडाइज तब होगा जब एसआरपी सबसे कम होगा। तो सबसे कम एसआरपी ए का, फिर सी का, फिर डी का, फिर बी का। बच्चों क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया? ऑलराइट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, जिसका आंसर आपको देना है, आपको देना है। ऑप्शन नंबर लिखना है बस। सवाल आपसे पूछ रहा है, सोडियम कैन डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सोडियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट का रूल होता है, ताकतवर कमजोर को हटा देता है। तो सोडियम कमजोर को हटाएगा, सोडियम जो कि मेटल है, मतलब कमजोर मेटल को हटाएगा। तो कमजोर मेटल का मतलब है नीचे, मेटल ज्यादा रिएक्टिव ऊपर है, मेटल कम रिएक्टिव नीचे है। भाई क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो जब आप देखेंगे ईसीएस की पोजीशन, तो लेकर बारात सर की कार ना, तो आप देख सकते हैं सोडियम के ऊपर है लिथियम और पोटेशियम और कैल्शियम। तो एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आयन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेटल ने रिड्यूस होना है, और रिडक्शन कभी मेटल का नहीं होता, मेटल आयन का होता है, तो इसीलिए यहाँ आयन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ऊपर है, तो इनको डिस्प्लेस कर दे, सवाल ही नहीं है। ये सारे सोडियम को डिस्प्लेस करेंगे, कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, लिथियम लेकिन सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट? रिडक्टेंट यानी कि वही रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट? सबसे बढ़िया इसमें से रिड्यूसिंग, ऑप्शन नंबर लिखना, ऑप्शन नंबर, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब कौन दूसरे को रिड्यूस करेगा, कौन खुद ऑक्सीडाइज होगा? तो खुद ऑक्सीडाइज वही होगा जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा वो तो रिड्यूस होएगा, तो जिसका एसआरपी कम वो ऑक्सीडाइज होगा यार। तो सबसे कम एसआरपी वाले ऊपर की नीचे, ऊपर। सबसे ऊपर कौन है, लेकर बारात सर की कार, तो कार आ गया। द आंसर इज कैल्शियम। कितना आसान है यार। ठीक है, अगर आप सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। ये जो सवाल है बढ़िया सवाल है, सोच के जवाब देना। आपके पास है पूरे 45 सेकंड। The following facts are available। तीन रिएक्शन दी है। What is the correct order of oxidation potential of C, B, A and D? C minus, B minus, A minus and D minus। आपको लिखना है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन यहां पर आयन का होगा, नॉन मेटल आयन का, इसलिए आयन लिखा हुआ है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल। तीन रिएक्शन दी है, आपको बताना है ऑर्डर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तसल्ली से करें, 45 सेकंड है, उसमें 10 सेकंड खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट, टाइम्स अप, समय समाप्त। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, आपका ध्यान चाहिए, समय समाप्त। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। देखो, आपको क्या करना था, यहां पर सवाल आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है ना? तो जिसका ऑर्डर पूछा है अपन उसी के फॉर्म में सोचते हैं। एसआरपी के फॉर्म में सोच के उल्टा करो, मुश्किल हो जाएगा। कैसे सोचते, सुनिएगा। सवाल में आपको 3 रिएक्शन के तौर पे 3 फैक्ट दिया है। तो पहली रिएक्शन क्या कह रही है, 2a माइनस प्लस b2 से बना 2b माइनस प्लस a2। इसको समझो, इसका मतलब ये है a माइनस से a2 बन गया, a माइनस से a2 बन गया, यानी कि a का ऑक्सीडेशन हो गया, a का ऑक्सीडेशन हो रहा और b का रिडक्शन हो रहा। मतलब जब a और b की रिएक्शन होती है तो a ऑक्सीडाइज होता है, b रिड्यूस होता है। तो अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। फर्स्ट रिएक्शन से क्या, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ए, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ए का। जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हमने निकाल लिया कंक्लूजन कि ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी से ज्यादा। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, तो C माइनस प्लस B2 की रिएक्शन नहीं हुई, मतलब C माइनस से C2 नहीं बना, मतलब B2 से B माइनस नहीं बना, मतलब C का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो C का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो B का होना था और जो B2 है वो पूरा का पूरा नॉन मेटल है। सर आपको कैसे पता चला कि A2 B2 नॉन मेटल है? बेटा, नॉन मेटल की एक खासियत होती है ना, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डाइमर फॉर्म में अपन समझ गए नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल मतलब B2, और ये क्या लिखा है, C माइनस। तो C माइनस प्लस B2 की रिएक्शन नहीं हुई, मतलब C माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, मतलब B2 का रिडक्शन नहीं हुआ। नॉन मेटल रिड्यूस होता है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो B2 से B माइनस ही बनेगा, B2 से B प्लस बनना नहीं सोचना है आपको। क्लियर? तो अब इस स्टेटमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो इसका ऑक्सीडेशन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीडेशन होना चाहिए था B का। अगर B माइनस प्लस C2 होता तो रिएक्शन हो जाता। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला कि B का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल C की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा। इन द सेम वे आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, D माइनस और A2 की रिएक्शन कराई तो D माइनस से D2 बन गया, मतलब आयन का ऑक्सीडेशन हो गया। A2 से A माइनस बन गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, D माइनस का। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, D का। तो किससे ज्यादा, A से। क्लियर? अब हमने ये जो 3 कंक्लूजन निकाले इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा आप देखो ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, डी का। तो नंबर 1 प्रायोरिटी दे दी डी को। डी के बाद किसका नंबर आया, ए का। ए के बाद किसका नंबर आया, बी का। और बी किससे ज्यादा, सी से। तो फिर कौन आया, सी। तो अपने सामने आंसर आ चुका है डी ए बी सी, ऑब्वियसली। अब आप इसे थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लें। आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे, ई नॉट ऑफ, अब आयन है तो सबसे पहले कौन है, डी। तो D माइनस से D2, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इज ग्रेटर देन E नॉट ऑफ A माइनस से A2 इज ग्रेटर देन E नॉट ऑफ B माइनस से B2 इज ग्रेटर देन E नॉट ऑफ C माइनस से C2। जब हमने ऐसा लिख दिया तो इससे कंक्लूजन आ गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जैसा कल मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते पढ़ते समय सिखाया था। अगर ये लिखा होता D2 स्लैश D माइनस तो अपन क्या समझते, रिडक्शन पोटेंशियल। पर हम यहां लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, तो मैंने बस इतना लिख दिया तो इससे कंक्लूजन आ गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। क्लियर? सो द आंसर इज डी ए बी सी। राहुल कुमार कुछ देर पहले बताया बेटा, कुछ देर पहले बताया अभी। क्लियर? नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। तो रिएक्शन नहीं हुआ का मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं हुआ का मतलब यह है कि सी का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ।
तो सी का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा नहीं था। अरे जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता वैसा ही तो होता, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। तो सी वाले का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने की ताकत ज्यादा नहीं है। क्लियर? क्लियर? आ गया? ऑलराइट बेटा, जब हम पोटेंशियल बोल रहे हैं राहुल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो हम शुरू से डिफाइन कर रहे हैं, और जो पावर है वो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन मैं आपको फील कराने के लिए ताकत बोलता हूँ। ताकत आप फील करो पोटेंशियल को, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेट मत करो। ऐसा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसा राहुल हो रहा है। क्या सर आप बोलते हो जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, तो सर ताकत को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो सर आप ये कहना चाहते हो क्या जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा वो रिड्यूस नहीं? ऐसा नहीं बेटा, ताकत को अपन बस अपने फील के लिए बोल रहे हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों करने लगे आप? इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी चल रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर अलग चीज है, रिड्यूसिंग पावर अलग चीज है। ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, रिड्यूसिंग पावर दूसरे को रिड्यूस करने की पावर। क्लियर? ताकत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पावर से रिलेट नहीं करना है। यहां जो हम ताकत बोल रहे हैं पोटेंशियल को बोल रहे हैं, अपने अपने फील के लिए, ट्रिक मान लो यार, अपने फील के लिए। ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, रिड्यूसिंग पावर दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? तो बहुत अच्छा सवाल था जिसमें हमने रिएक्शन से कंक्लूजन निकाला। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया क्लास के कि आज ही आप सबको मॉड्यूल से ईसीएस के सवाल करने हैं, तब इसका सारा रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। ठीक है? आज के बाद कल करोगे ना? करेंगे सर, करेंगे सर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि हमें तो इस चैप्टर को पढ़ के ये सीखना है कि कैसे हम बैटरी बनाएं। तो आज आप इस काबिल हैं कि आप इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इस काबिल हैं कि आप पहचान सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी के फॉर्म में आप देख सकते हो, तो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा आप समझ जाओगे कि वो कैथोड बनेगा, जिसका एसआरपी कम होगा आप समझ जाओगे वो एनोड बनेगा। अब आपने कैथोड एनोड का सिलेक्शन करना सीख लिया, आपने इलेक्ट्रोड पहचान लिया। अब सवाल है सर हम बैटरी बनाएं कैसे? तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है। जब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था। जिंक डूबा हुआ था जिंक सल्फेट में, कॉपर डूबा हुआ था कॉपर सल्फेट में। बोलो याद आया? जिंक डूबा हुआ था कॉपर सल्फेट में, जिंक डूबा हुआ था, सॉरी, जिंक डूबा हुआ था जिंक सल्फेट में। आदर्श यार देखो ना एक बार ध्यान से। ठीक है? आदर्श जायसवाल ध्यान से देखे बेटा। आगे बढ़े क्या? अभी आदर्श आगे बढ़े क्या? और किसी कोई डाउट? एक मिनट, कुछ बच्चे टाइप करते रहते ना, तुमको लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब प्लीज जब मैं बोलना स्टार्ट करूं तो बीच में सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल बचा के लिख लिया करो। या तो जब मैं रुक जाऊं तब पूछा करो, या तो मुझे व्हाट्सएप किया करो, है ना? जब मैं बोलने लगूं किस नए टॉपिक में तो मत लिखा करो वहां पे, या तो आपका सवाल पढ़ा नहीं जाएगा, फिर मेरा मन नहीं मानता सवाल ना पढ़ो तो। ठीक है? हाँ तो सुनिएगा ध्यान से। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा था, अपन ने इलेक्ट्रोड का, अब अच्छा एक बार ये भी दिक्कत आती है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ बच्चे टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अब मैंने कुछ काम की बात बोल दी इतने में तो गायब। तो टाइप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सुनो। कई बार कुछ चीजें कुछ देर में क्लियर हो जाती है ना? बस सुनते चलो साथ में, तब अच्छा वो वाला कंसेप्ट ऐसा था, पुराना भी क्लियर हो जाता है, चीजें रिपीट होती हैं। अब बस सुनते चलो ध्यान से, समझते चलो ध्यान से। हाँ, कोई चीज रनिंग में नहीं समझ पूछो। ठीक है? आपको जो डाउट हो अलग से लिखना। ऑलराइट, तो मैं कह रहा था अपन ने इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना सीख लिया। अब हम इस काबिल है, हम जानते हैं कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। भाई कैथोड एनोड का सिलेक्शन करना आ गया। अब सवाल है सर हम बल्ब कैसे जलाएं, हम बिजली कैसे दौड़ाएं? तो मैंने कहा जब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा रहा था तो मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोया था, कॉपर को कॉपर सल्फेट डुबोया था। तो इमेजिन करो दो कंटेनर है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मैंने इसमें एक में ऐसे जिंक की रॉड डुबो रखी है और ऐसे इसमें कॉपर की रॉड डुबो रखी है, दोनों कंटेनर है, राइट? अब इन दोनों कंटेनर को हम ले आते हैं
और कुछ इस प्रकार का सेटअप बनाते हैं। ये जो दोनों कंटेनर आए अपने सामने, दोनों कंटेनर अपने सामने आए, ये दोनों कंटेनर कुछ इस प्रकार से हमने अरेंज कर लिया। अगर आप देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, मुझे आपका ध्यान चाहिए, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम बोल रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये जिंक डूबा हुआ है जिंक सल्फेट, राइट। और जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें सेल बनाना है जिंक और कॉपर का, मैं आपसे पूछता हूं, भूल जाओ क्या यहां बना हुआ है, अगर हमें एक बैटरी बनानी है जिंक और कॉपर की, तो बताओ उसमें कैथोड कौन होगा, बताओ उसमें एनोड कौन होगा, बताओ उसमें कहां पर रिडक्शन होगा, बताओ उसमें कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। आप ईसीएस के सीक्वेंस से देख सकते हैं, ईसीएस में नीचे कॉपर आता है, मतलब कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, मतलब कॉपर कैथोड होगा और जिंक एनोड होगा। बच्चों आपको पता है यही होगा, फिर भी हम पढ़ रहे हैं नहीं जानते हुए क्या होगा। तो इमेजिन करो आपके सामने कुछ सेटअप बना, ये फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर है, इसमें जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सेकंड साइड पे कंटेनर है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। बच्चों गौर करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन है, राइट हैंड साइड वाला रिडक्शन है। जैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम जोड़ देते हैं एक वायर से, ये पूरा का पूरा सेल बन जाता है। लेकिन जब इन्हें हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड साइड वाले को, मतलब ऑक्सीडेशन वाले को, इसे हम लोग बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं, हाफ सेल। तो हाफ सेल प्लस हाफ सेल इज इक्वल टू सेल, फुल सेल नहीं बोलना है, हाफ सेल प्लस हाफ सेल इज इक्वल टू सेल। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, इसे एनोडिक हाफ सेल भी बोलते हैं, या इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। तो जैसे ही बोल दे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल, समझ जाना बात हो रही है यहां पर ऑक्सीडेशन की। इन द सेम वे राइट हैंड साइड पर हो रहा रिडक्शन, कॉपर 2+ से बना कॉपर, तो इसे अपन बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, या इसे बोलते हैं हम लोग कैथोडिक हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, या इसे हम लोग बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा ऑक्सीडेशन, यही होगा एनोड, राइट हैंड साइड पे हो रहा रिडक्शन, यही होगा कैथोड, ठीक है। जिंक से बन रहा है जिंक 2+, जैसे जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ये इस मेटल की रॉड में इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ रहा है। लेट्स से इमेजिन करते हैं 10 जिंक से जिंक 2+ बने, 10 जिंक से जिंक 2+ बने, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन छूट गए, 20। इस मेटल की रॉड पे लेट्स एज्यूम 20 इलेक्ट्रॉन है। इन द सेम वे कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इमेजिन करते हैं यहां पर 20 पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आप देख सकते हैं एक रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों बताओ, एक रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, बताओ हाई पोटेंशियल किधर है, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव तरफ। बताओ हाई पोटेंशियल किधर है, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव तरफ। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, पॉजिटिव तरफ हाई पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। हमारे दिमाग में जिस दिन ये कंसेप्ट आया, यार एक तरफ तो पॉजिटिव है, एक तरफ तो नेगेटिव है, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इन दोनों को हम एक वायर से जोड़ते हैं, बिकॉज हमें लॉजिक पता था कि जैसे ही वायर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो कि लो पोटेंशियल पर है, ये यहाँ से मूव करेगा हाई पोटेंशियल की तरफ, और बीच में हमने एक बल्ब लगाया। हम बिल्कुल सही सोच रहे थे, बल्ब लगाया, वायर जोड़ा, बटन ऑन की, जैसे बटन ऑन करी, बल्ब एक बार जला और जल के बंद हो गया। बल्ब एक बार जला और जल के बंद हो गया, हम सोचते रह गए आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले समझते हैं आखिर बल्ब क्यों जला, क्योंकि यहां पर और यहां पर, मतलब एनोड और कैथोड पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। इस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपसे बताया था कि जिंक से जब जिंक 2+ बन रहा था, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया था। तो मैंने इसको ऐसे समझाया था, यहां से जिंक से बना जिंक 2+, ऐसे एक गया बुक, फिर दूसरा गया बुक 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 बुक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इस इक्विलिब्रियम आने की वजह से जो जिंक है, जिंक 2+ से बनना बंद हो गया था। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली 20 है। आपको समझाने के लिए इसे ऐसे समझो, यहां पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहली बार इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, पहली बार बल्ब जलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाता है,
पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाता है, और जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहता तो बल्ब कहां से जलेगा। हमने सोचा काश ये पोटेंशियल का डिफरेंस लगातार बना रहता, काश ये इलेक्ट्रॉन यहां हमेशा बना रहता, काश ये पॉजिटिव चार्ज यहां हमेशा बना रहता, काश जिंक का ऑक्सीडेशन चलता रहता, काश कॉपर का रिडक्शन चलता रहता, काश यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया होता, काश ये रिएक्शन सदा चलती रहती तो हमारा जो बल्ब है वो भी सदा जलते रहता। बल्ब जला, जल के बंद हो गया, इससे ये साबित तो हो गया कि करंट आया, बिजली तो दौड़ी, पर जो बिजली का दौड़ना था वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, वो गया और फिर रुक गया। इसे हम कॉन्टिन्यूअस कैसे कराएं, इस रिएक्शन को हम लगातार कैसे कराएं, खेल इसी का है। जैसे ही ऑक्सीडेशन होता रहेगा, जैसे ही रिडक्शन होता रहेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल मिलके बनता है एक पूरा सेल रिएक्शन जो अपने आप में होता है रेडॉक्स। अगर कहीं पर कोई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं पर रिडक्शन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आप तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता दे दो, बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि एक ब्रांच है जो हमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को सिखाता है, जहां हमने सबसे पहले देखा कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाए। तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है, अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है तो सबसे पहले हमें एक रेडॉक्स ढूंढना है जो कि स्पॉन्टेनियस हो। उस रेडॉक्स मतलब जहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहां हो रहा रिडक्शन साथ साथ, उस रेडॉक्स में जो ऑक्सीडेशन है उसे एक तरफ करो, जो रिडक्शन है उसे एक तरफ करो। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बहने का रास्ता देना है, और इलेक्ट्रॉन की जो बहने का रास्ता है वहीं पे करंट, वहीं पे बल्ब जलेगा। बच्चों, बल्ब जला पर जल के बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। इसे हम कैसे कराएं? तो दिमाग में लॉजिक तो था इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तभी लगातार जिंक से जिंक 2+ बनता रहेगा, कॉपर 2+ से कॉपर बनता रहेगा। आखिर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हम करें कैसे? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हमने इस सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया, और हमने बीचों बीच कुछ ऐसा लगा दिया। ये जो हमने बीचों बीच लगाया, जो आपको नजर आ रहा होगा, इसे हमने कहा सॉल्ट ब्रिज। जैसे ही हमने बीचों बीच ये कुछ ऐसा सेटअप लगाया जिसे अपन कह रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, ये बल्ब हमारा जलने लगा और बहुत समय तक जला, धीरे धीरे डिम होके बंद हो गया। ऐसा नहीं ये जीवन पर्यंत जलता रहेगा, इसकी भी एक लाइफ है। जला, खूब जला, और जलते जलते धीरे धीरे डिम हो गया और डिम होके बंद हो गया। ये जो आपके सामने सेटअप है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जैसे लगाते हैं वैसे ही करंट फ्लो होने लगा। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा था क्या, सॉल्ट ब्रिज ने ऐसा किया क्या, उसे समझते हैं। समझने के पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, वर्ड्स हैं उन्हें समझ लें। आपने हाफ सेल को समझ लिया, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल उसे समझ लिया, एनोड कौन है कैथोड कौन है उसे समझ लिया, पहली बार इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ क्यों हुआ उसे समझ लिया। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर फ्लो हो रहा, इसे अपन कहते हैं आउटर सर्किट, राइट। और ये जो अंदर सॉल्ट ब्रिज में फ्लो होगा, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनल सर्किट। मैं आपको बता दूं, जो आउटर सर्किट है वहां पे भी करंट है, जो इंटरनल सर्किट है वहां पर भी करंट है, लेकिन दोनों जगह करंट की वजह अलग है। जो आउटर सर्किट है वहां पर जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से आता है। तो सवाल आपसे पूछता है कि गैल्वेनिक सेल में जो आउटर सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख सकते हैं बच्चों, कहां से कहां हो रहा, एनोड से कैथोड हो रहा। सवाल आपसे पूछता है कि आउटर सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा तो जो करंट है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा, यानी कि कैथोड से एनोड जा रहा। ये आपको याद होना चाहिए। इन द सेम वे बात करते हैं इंटरनल सर्किट की। इंटरनल सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, बिकॉज ऑफ आयन हो रहा। आयन की वजह से कैसे होता है मैं कुछ ही देर में बताता हूं। अभी फिलहाल मान लो कि इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो है दैट इज बिकॉज ऑफ आयन। बिकॉज ऑफ आयन है एक बात, सवाल है डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इंटरनल सर्किट। तो एक बच्चे ने बड़ा कॉमन सेंस का जवाब दिया, जानना चाहोगे क्या? उसने कहा सर ये आउटर सर्किट है। मैंने कहा हाँ। सर ये इंटरनल सर्किट है। मैंने कहा हाँ। अगर हम इस हम गैल्वेनिक सेल को लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा ही बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो उसने कहा कि इसे करंट को देखना बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? सर आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। मैंने कहा सही है। इधर होगा ऐसे। मैंने कहा सही है। इधर होगा ऐसे। मैंने कहा सही है।
इधर होगा ऐसे, मैंने कहा सही है, इधर होगा ऐसे 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 ऐसे, खेल खत्म। मतलब आउटर में अगर कैथोड से एनोड है तो इंटरनल में एनोड से कैथोड है। तो हम इस ट्रिक से याद तो कर सकते हैं कि इंटरनल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा वो एनोड से कैथोड हो रहा, विच इज अपोजिट फ्रॉम आउटर सर्किट। सवाल है इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो कैसे और क्यों हो रहा। क्लियर? तो उसे समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं शॉर्ट ब्रिज को। बच्चों जो सो गए क्या? मैं पूछता रहता हूं, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हो। क्या बात है यार। फुली फोकस्ड, और वाह। ओके, तो जो शॉर्ट ब्रिज है, चलो इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रिज जो होता है, इसमें वही सारी कहानी लिखी जो आपको ने बताया कि मेटल स्ट्रिप है, उसको अपन ने जोड़ दिया, ये वो आप पढ़ लेना, ठीक है। जो शॉर्ट ब्रिज होता है, शॉर्ट ब्रिज में शॉर्ट ब्रिज में भरा होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो शॉर्ट ब्रिज है क्या? शॉर्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो शॉर्ट ब्रिज कुछ ऐसा था, और अगर हम यू की बात करें तो यू कुछ ऐसा है, मतलब दिस इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। अब जो शॉर्ट ब्रिज है वो एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि अपने सामने कोई पाइप है ना, लेट्स से यही पाइप है। अब ये खाली पाइप है। अब ये तो शॉर्ट ब्रिज अगर हमें बनाना है तो इसके अंदर हमें भरना पड़ेगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो जो शॉर्ट ब्रिज होता है उसके अंदर भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि केस जैसे कि KNO3, जैसे कि NH4NO3। शॉर्ट ब्रिज के अंदर हम लोग भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सब जानते हो बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और इन एक्वस फॉर्म। तो अगर मैं अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर रहा हूं और मुझे उनकी आयंस चाहिए, तो आयंस के लिए या तो मैं मॉल्टेन फॉर्म में भरूं। अब मॉल्टेन फॉर्म में इतना हाई टेम्परेचर है, वो फिजिबल नहीं है। या तो मैं एक्वस सॉल्यूशन भरूं, मतलब इस पानी में मैं KCl मिला दूं और KCl मिला के इसमें से भर दूं। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन भरूंगा तो प्रॉब्लम ये है वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड हो जाएगा तो ट्यूब से बह के निकल जाएगा। तो हम मॉल्टेन फॉर्म में भर नहीं सकते, हम लिक्विड फॉर्म में भर नहीं सकते। इसीलिए ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें हम अगार अगर और जेलेटिन के सॉल्यूशन में मिक्स करके सेमी सॉलिड टूथ पेस्ट जैसा पेस्ट बना के अंदर भरते हैं। मतलब अगर अगर का अपन लेंगे और उसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे और एक थिक पेस्ट बनाएंगे, सेमी सॉलिड पेस्ट, और फिर उसे हम इन्वर्टेड ट्यूब में भरेंगे, ताकि वो अपने आयंस के फॉर्म में भी रहे और लिक्विड फॉर्म में ना रहे कि इजीली फ्लो हो जाए, राइट। तो शॉर्ट ब्रिज में भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके जहन में सवाल आया होगा, सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, ये इनकी खासियत क्या है? तो आपको बता दूं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इनकी जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि इसमें कैटायन और एनायन इन दोनों की स्पीड इक्वल होती है। मतलब अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें जो स्पीड कैटायन की है वही स्पीड एनायन की है। मतलब अगर कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करना होगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, तो इट इज नेसेसरी द मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी सेम। सर आखिर ऐसा क्यों? क्यों मोबिलिटी का सेम होना जरूरी है? तो इसे ऐसे समझते हैं बच्चों। इमेजिन करिए हमारे सामने ये वही वाला डायग्राम जो भी आपको मैंने बनाया था गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। तो इमेजिन करिए ये हो गया हमारे सामने एनोडिक हाफ सेल, ये हो गया हमारे सामने कैथोडिक हाफ सेल, ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, और ये हो गया हमारे सामने कॉपर इलेक्ट्रोड। और इनको हमने वायर से जोड़ दिया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया शॉर्ट ब्रिज, राइट। दिस इज द डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। अब इसमें भरा हुआ है यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये जो शॉर्ट ब्रिज है इसमें यहां पर भरा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, KCl, KNO3, NH4NO3। लेट्स से इसमें भरा हुआ KCl, ठीक। तो यहां अपन ने मान लिया भरा हुआ है KCl। तो KCl है मतलब अंदर K प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, खूब सारे आयन, ठीक है। ये है हमारा जिंक वाला कंपार्टमेंट, ये है हमारा कॉपर वाला कंपार्टमेंट, ठीक है। थोड़ा थ्योरी है, सुनना पड़ेगा, पर थ्योरी में कंसेप्ट है इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि सवाल आता है। अब हुआ क्या बच्चों, यहां से बन रहा था जिंक से बना जिंक 2 प्लस, राइट। तो जिंक से बन रहा था जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समस्या थी इस इक्विलिब्रियम पे। अपन इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते थे ताकि ये रिएक्शन चलती रहे, ताकि ऑक्सीडेशन होता रहे, ताकि इलेक्ट्रॉन बनता रहे। क्लियर? हुआ क्या, यहां पर धीरे धीरे जिंक 2 प्लस का एक्युमुलेशन होता गया, और उसी एक्युमुलेशन होने की वजह से जिंक 2 प्लस और नहीं बन रहा था। भाई सॉल्यूशन में ऑलरेडी जिंक सल्फेट था,
ऑलरेडी जिंक 2+ था, अब और जिंक 2+ के आयन आ गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो जिंक से जिंक 2+ बनना कम हो गया। होता क्या है, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें से जो निगेटिव आयन है वो इधर भागने लगते हैं और जो पॉजिटिव आयन है वो इधर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था सल्फेट आयन का। तो एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ निगेटिव आयन है, एक तरफ Cl- जाता है, एक तरफ K+ जाता है। क्यों? अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन होने की वजह से। तो जैसे ही K+ इधर आया, ये सारे के सारे जिंक 2+ इधर भाग के गए बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। जैसे Cl- इधर आया, ये सारे के सारे सल्फेट आयन इधर भाग के गए, राइट। अब होता क्या है, इमेजिन करो दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होती। इमेजिन करो एक सेकंड में 100K+ भाग के आया, इमेजिन करो एक सेकंड में 50Cl- भाग के आया, है ना। इमेजिन कर रहे हैं अपन, उधर कितना K+ गया 100, इधर कितना Cl- आया 50। दोनों की स्पीड अलग अलग अगर होती तो ठीक है। अब इधर नंबर है 50, इधर नंबर है 100। K+ किसको न्यूट्रलाइज करेगा? K+ न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव यानी कि सल्फेट को। लेट्स से यहां पे हमारे सामने है 100 कॉपर सल्फेट, सॉरी, लेट्स से यहां पर हमारे सामने है 100 कॉपर सल्फेट और यहां पर हमारे सामने है 100 जिंक सल्फेट। लेट्स से मतलब यहां पर जो जिंक थे, ठीक है, वो कितने हैं 100 और यहां पर कॉपर कितने हैं 100। अब हुआ क्या, 100K+ आया तो पोटेशियम किसको न्यूट्रलाइज करेगा? सल्फेट आयन को। तो 100 पोटेशियम कितने सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? 100 पोटेशियम करेगा 50 सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज। क्लियर? +1 चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसलिए। अब यहां पे कितने आए 50Cl-, तो 50Cl- कितने जिंक को न्यूट्रलाइज करेंगे? 50Cl- करेंगे 25 जिंक 2+ को न्यूट्रलाइज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीड अलग अलग होती, अगर स्पीड अलग अलग होती तो हर आयन के द्वारा ये जो अपोजिट आयन का एक्युमुलेशन हुआ है, इनका न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग होता। इमेजिन करो कितने सल्फेट थे 100, कितने न्यूट्रलाइज हो गए 50, तो कितने बचे 50। कितने जिंक सल्फेट थे 100, कितने जिंक थे 100, कितने न्यूट्रलाइज हुए 25, तो कितने बचे 75। अगर दोनों की मोबिलिटी अलग होगी तो दोनों कंपार्टमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ आयन होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ आयन होगा तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भूल न जाना इस सॉल्यूशन की सरफेस पे, सॉल्यूशन की सरफेस पे जो चार्ज आता था, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन होती है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आयन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयन से डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब यहां पे कोई और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे कोई और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उससे होता क्या है, अंदर ही अंदर एक करंट फ्लो होने लगता है और वो जो करंट है वो मेन करंट को काउंटर अटैक कर सकता है, वो मेन करंट को काट सकता है। ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें कैटायन और एनायन की स्पीड सेम हो, मोबिलिटी सेम हो। अगर मोबिलिटी सेम नहीं होगी, अगर मोबिलिटी सेम नहीं होगी तो इंटरनल सर्किट में एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उस नए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंदर ही अंदर एक नया करंट होगा और उस नए करंट से मेन करंट हमारा कट सकता है। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हमारे फेवर में काम हो सकता है हमारे फेवर में काम नहीं हो। तो अपन पॉसिबिलिटीज पे नहीं जीते हैं, अपन पॉसिबिलिटीज पे बैटरी नहीं बनाते। व्हाट वी आर मेकिंग दैट थिंग इज श्योर। तो अपन उस चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं कि कैटायन और एनायन की स्पीड सेम हो। बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इन्हें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब ये है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो केमिकल चेंज लिखा है यहां मतलब है सेल रिएक्शन। कहने का तात्पर्य यह है कि इधर हो रहा ऑक्सीडेशन, तो जिंक से बना जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर। जैसे ही इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ दोगे, तो पूरा का पूरा बनेगा रेडॉक्स, जो कि एक सेल रिएक्शन है। जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम ले रहे हैं वो ना तो इसके साथ रिएक्शन करके कुछ नया बनाएगा, ना तो इसके साथ रिएक्शन करके कुछ नया बनाएगा। मतलब वो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, सेल रिएक्शन को पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए हमने आज जब जिंक और कॉपर का सेल बनाया तो उसमें केसीएल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चलेगा,
लेकिन बच्चों अगर आपने बैटरी बनाई होती और उसमें जो इलेक्ट्रोड लिया होता वो जिंक या कॉपर नहीं होकर एजी, एचजी, पीबी या थैलियम लिया होता, उस वक्त हमने केसीएल का प्रयोग नहीं किया होता। क्यों? अगर इलेक्ट्रोड ये होगा तो केसीएल इनर्ट नहीं होगा। अभी मैं आपसे कह रहा था केसीएल एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये यूनिवर्सल इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और थैलियम होते हैं तो केसीएल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है। ये उनके साथ रिएक्शन करता है और प्रेसिपिटेट बनाता है एजीसीएल का, Ag2Cl2 का, PbCl2 का और TlCl का, थैलियम क्लोराइड का। यानी कि इसने सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, इसने सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया। तो जब पार्टिसिपेट कर दिया तो अपन कहेंगे कि इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। कंक्लूजन, सॉल्ट ब्रिज में भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन होती है कि दोनों आयन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए और सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि KCl, KNO3, NH4NO3 यूनिवर्सल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। आप देख सकते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोड बदला तो KCl अब इस्तेमाल नहीं होगा सॉल्ट ब्रिज के अंदर, क्योंकि अगर KCl का इस्तेमाल करेंगे तो वहां बनेगा PPT व्हिच इज नॉट गुड, क्योंकि सेल रिएक्शन डिस्टर्ब होगी। सर सेल रिएक्शन डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और अगर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा तो ईएमएफ डिस्टर्ब होगा, जो आपको मैं कुछ ही देर में सिखाऊंगा। ठीक है क्या? तो ये तो बात हो गई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है क्या? अब जैसे हमने सॉल्ट ब्रिज की बात करी तो सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐसा होना चाहिए। सवाल है कि जैसे हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया वैसे बल्ब हमेशा क्यों जलता रहा, क्यों चलता रहा? तो उसके पीछे अपने को समझना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का एक सबसे पहला फंक्शन आप ही मुझे बता सकते हैं क्या? सर वो दोनों सर्किट को कंप्लीट करता है। मतलब एक एनोडिक हाफ सेल था, एक कैथोडिक हाफ सेल था, दोनों को अपन ने आउटर सर्किट से जोड़ा था। जैसे सॉल्ट ब्रिज लगाया तो सर्किट कंप्लीट हो गई। अब सॉल्ट ब्रिज के लगाने से सर्किट कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहला काम है कंप्लीट द सर्किट। दूसरा काम क्या है कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कहने का मतलब वही हुआ कि जो हमारा जिंक का रॉड था, है ना, जिंक का रॉड है और यहाँ जिंक सल्फेट था, तो हो क्या रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था, और पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन होने की वजह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया था। तो जैसे ही अपन सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, अब सॉल्ट ब्रिज में लेट से K प्लस और Cl माइनस है, तो इसमें से अपोजिट आयन आता है, लेट से Cl माइनस आया, तो Cl माइनस क्या करेगा, जिंक 2 प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जिंक 2 प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो वहां से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और रिएक्शन फिर से चलने लगेगी। यार हम यही तो चाहते थे ना कि जिंक से जिंक 2 प्लस बने, हम यही तो चाहते थे ना कि इलेक्ट्रॉन आता रहे। तो इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन कब चलेगी? जब ये पॉजिटिव चार्ज जो रॉड के चारों तरफ जमा है वो हटे, क्योंकि पॉजिटिव का रिपल्शन हो रहा तो जिंक और जिंक 2 प्लस नहीं बन रहा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्लोराइड आयन आता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है। क्लियर? तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इन द सेम वे निगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता, तो इसे अपन ऐसे कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। मतलब एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को अवॉइड करता है। ठीक है बच्चों, इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमने जो सेटअप बनाया था, जैसे अपन ने इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाया, राइट, पहले सॉल्ट ब्रिज नहीं था, जैसे सॉल्ट ब्रिज लगाया बल्ब जलने लगा। आप एक काम करो, सॉल्ट ब्रिज को फिर से हटा दो। जैसे सॉल्ट ब्रिज को हटाओगे कुछ देर के बाद बल्ब फिर से बंद हो जाएगा। तो जैसे हम सॉल्ट ब्रिज हटाते हैं दोनों तरफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिर से जीरो हो जाता है, वही वाली सिचुएशन जैसा पहले था। द नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इफ सॉल्ट इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। सॉल्ट ब्रिज का एक सबसे अहम फंक्शन है वो ये कि वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LLJP, को अवॉइड करता है। सॉल्ट ब्रिज के इस्तेमाल से LLJP नहीं आने पाता, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं आने पाता। तो आप मुझसे पूछोगे सर आखिर ये होता क्या है, ये LLJP होता क्या है? तो बच्चों इसे ऐसे समझते हैं, हमने अभी जो गैल्वेनिक सेल बनाया था वो कुछ ऐसा था, अपने पास एक तरफ है एनोडिक हाफ सेल, एक तरफ है कैथोडिक हाफ सेल, और ये है इलेक्ट्रोड। ठीक है, सुनते चलिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो इमेजिन करो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, हमने इसे हटा दिया। हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया होता, इमेजिन करो हमने इन दोनों कंटेनर को, वो सारा सेटअप है ना,
मैं केवल कंटेनर की बात कर रहा हूं, हमने इन दोनों कंटेनर को पास पास लाया होता। इमेजिन करो एक एनोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ सेल है, इन दोनों को अपन क्लब कर दे। अब जब क्लब करेंगे तो इनके बीच की जो ये दीवार है ना, इसे भी खत्म कर देते। तो इमेजिन करो ये कांच का बर्तन है, कांच का कंटेनर है, अपन ने जैसे ही दोनों को क्लब किया, तो क्लब किया और ये जो इस पे वॉल थी इसको हटा दिया, इसको रिमूव किया, ठीक है। अब इधर क्या भरा हुआ है, जिंक सल्फेट, इधर क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। जैसे हम इस वॉल को रिमूव करते हैं, जैसे हम इस दीवार को रिमूव करते हैं, तो भूलना नहीं इधर सॉल्यूशन है, ठीक है। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिया किसी तरीके से कि भाई अपने को दिखाना नहीं साहब, हम तो बिल्कुल ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहते तो इस, हाँ मिक्स हो जाएगा, पर मिक्स एक झटके से नहीं होगा। तो इसके लिए आप ऐसा सोचो, हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, क्या लगा दी, मेम्ब्रेन, राइट। क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ रख देंगे तो पूरा पूरा सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा। सोल्यूशन एक साथ ना मिक्स हो, दोनों में डिफरेंस बना रहे, हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक। अब होगा क्या, जरा वो सुनिएगा। ये जो मेम्ब्रेन है, इधर है जिंक सल्फेट, इधर है कॉपर सल्फेट, राइट। लेट्स से इमेजिन करते हैं 100 जिंक सल्फेट, इमेजिन करते हैं 100 कॉपर सल्फेट। आपका ध्यान चाहिए, एक सवाल पूछूंगा, 100 जिंक सल्फेट, तो बताओ कितने जिंक हुए, इधर हो गए 100 जिंक 2+, बताओ कितने सल्फेट हुए, इधर हो गए 100 सल्फेट आए, चलेगा। अब है इधर 100 कॉपर सल्फेट, तो इमेजिन करते हैं इधर है 100 कॉपर 2+, इमेजिन करते हैं इधर 100 सल्फेट। अच्छे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का सल्फेट हुआ या राइट हैंड साइड का सल्फेट हुआ, सल्फेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर का सल्फेट हो उधर का सल्फेट हो चलेगा, सल्फेट सल्फेट बराबर है, क्लियर। लेकिन जो ये जिंक है और जो कॉपर है, दोनों आयन अलग हैं। दोनों आयन जब अलग हैं तो दोनों की मोबिलिटी अलग होगी, कोई तेज भागेगा तो कोई धीरे भागेगा, बोलो हाँ या ना। जैसे ही आप दोनों सॉल्यूशन को क्लब करोगे तो जो आयन है उनकी मोबिलिटी अलग अलग होगी। अब जब आयन की मोबिलिटी अलग होगी तो कोई तेज भागेगा तो कोई धीरे भागेगा। लेट्स से एज्यूम करते हैं कि जो जिंक है उसकी मोबिलिटी कॉपर से ज्यादा है, मतलब जितनी देर में जिंक इधर से उधर जाएगा उतनी देर में कॉपर इधर से उधर नहीं आएगा। मैं आयन की बात कर रहा हूं, राइट। तो लेट्स इमेजिन कितने जिंक थे, 100। इमेजिन करते हैं कि 50 जिंक 2+ उधर चले गए, कितने चले गए, 50। इमेजिन करते हैं 25 कॉपर 2+ इधर आ गए, उधर कितने जिंक चले गए बच्चों, 50। उधर से कितने कॉपर आ गए, 25। अब चलो काउंट करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या काउंट कर रहे हैं, टोटल निगेटिव चार्ज दोनों तरफ बैलेंस है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, राइट। अब हम काउंट कर रहे हैं दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज, आपका ध्यान चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज काउंट करो राइट हैंड साइड पे, कितने कॉपर थे, 100, कितने चले गए, 25, 75, कितने जिंक आ गए, 50, तो कितना हो गया, 125। इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 125 टू पॉजिटिव, इज दिस क्लियर। आओ इधर काउंट करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने कितने थे यहाँ पे, 100, होगा कि नहीं। 100 जिंक थे, कितने चले गए, 50, अरे बोलो ना, कितने चले गए, 50, कितने आ गए पॉजिटिव और 25, तो इधर टोटल कितने हो गए, 75 टू पॉजिटिव। मान लो बात को, बच्चों सुनिएगा। जैसे ही आप दोनों सेटअप को एक साथ ऐड करते हो, तो ऐड करने से क्या होता है, इनका जो ये जंक्शन जिसे हम लोग कह रहे हैं जंक्शन, राइट। इनका जो जंक्शन, अब जंक्शन किसके बीच का है, लिक्विड और लिक्विड के बीच का, तो अपन ने इसे कह दिया लिक्विड लिक्विड जंक्शन। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होता की बात चल रही, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो लिक्विड लिक्विड का जंक्शन होता और आयनों की मोबिलिटी अलग होता, और उस मोबिलिटी के अलग होने से दोनों तरफ नया पोटेंशियल डिफरेंस होता। इधर डिफरेंट आयन है, इधर डिफरेंट आयन है, पॉजिटिव निगेटिव अलग हो गया, अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल होता, और इस पोटेंशियल डिफरेंस में एक नया करंट होता। भाई जहां पोटेंशियल डिफरेंस है वहां करंट है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस नया आता यहाँ पे एक नया करंट आता, और ये जो नया करंट आता ये मेन करंट को काउंटर कर सकता था। ऐसा नहीं हो इसीलिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ताकि एलएलजेपी प्रोड्यूस ना हो। तो एलएलजेपी कब प्रोड्यूस होगा, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा। अरे ठीक है क्या, बोले बच्चों। सो ये सब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन थे। टाइम हो चुका है क्या, ऑलराइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, ठीक है। और आपसे मैं शेयर कर रहा हूं आज का हैंडआउट, ठीक है। तो हैंडआउट आपको लिंक भी मिल जाएगा, और यहां पर भी आपसे मैं शेयर कर देता हूं।
आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर दे। कल क्लास का क्या है बेटा, एक बार शेड्यूल चेक करना, मैंने भी चेक नहीं किया है। जहां तक मुझे पता है शायद कल क्लास ऑफ है, बट प्लीज चेक, है ना, क्योंकि मैं भी शेड्यूल क्लास के पहले देखता हूं। तो इसलिए आप, अभी मेरे पास आया भी नहीं है व्हाट्सएप में या कहीं पे, तो मुझे आइडिया भी नहीं है, बट जहां तक मैंने सुना था ऑफ है, बेटे आप चेक कर लेना, ठीक है। मैंने यही हैंडआउट लिंक पर भी सेव कर दिया है, तो आप लिंक से भी हैंडआउट ले सकते हैं और यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने एक पॉपअप आ गया होगा, राइट। पढ़ते रहिए, जितना होमवर्क दिया है वो करते रहिए। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोटिस बोर्ड में नहीं, एक बार कंफर्म करेगा, नहीं तो होगी क्लास तो आ जाना यार, ठीक है, क्लास होगी तो भी अच्छा, नहीं होगी तो भी अच्छा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। होमवर्क तो आपको, आपका डेली का शेड्यूल फिक्स है यार, नहीं होगी तो परसों की पेपर तैयारी करें, होगी तब भी तैयारी करना है, तो इतना टेंशन नहीं, और क्या। जो मन के चाहे हो बहुत अच्छा, और जो मन के चाहे नहीं हो वो और भी अच्छा, क्योंकि जो अपने चाहने से नहीं होता वो भगवान के चाहने से होता है, और वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।